लेकिन जो सरकार में पिछले 10 साल से हैं, उनसे हमारा एक सवाल तो बनता है कि आपके हाथ किसने रोक रखे हैं। आप 10 लाख 19 लाख छोड़िए, 2-3 लाख नौकरी अगर आपने 10 साल में दी हो तो उसका डिटेल हम लोगों को दे दें। माननीय नीतीश कुमार जी, आपने अपने आप को सुशासन बाबू का एक टैगलाइन करवा रखा है। और मैं एक बात देखता हूं, जहां भी एनडीए है, बेसिकली ये बीजेपी की जो अलायंस है जिन भी पार्टीज के साथ, तमाम बीजेपी के लोग केवल नेहरू और गांधी की बातें करते हैं आजकल। नेहरू जी और गांधी जी, नेहरू जी और गांधी जी। ऐसा लगता है इन्हें नेहरू और गांधी जी के सवाल उठाने के अलावा कुछ आता नहीं। तो मेरा इनसे एक छोटा सा प्रश्न है कि भाई, आपको भी आए हुए केंद्र की सरकार में 7 साल हो गए तकरीबन अब। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। लेके चलता हूं मैं अपने भाई और अजीज मित्र रेबल श्रद्धानंद की ओर। जी, रेबल बात कर रहे हैं बिहार इलेक्शंस में और बड़ी ही मुद्दों की बात, जरूरी बात कर रहे हैं। और नीतीश बाबू, सुशासन बाबू और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का, उसकी जम के धुलाई कर रहे हैं और सत्य को सामने ला रहे हैं। बिना समय नष्ट किए आप लोग देखें रेबल क्या कह रहे हैं। रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और जिस तरीके से नवरात्र हम इस तरह से बाधित हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में या आसाम में, बिहार में, उड़ीसा में, एक्चुअली देखा जाए तो समस्त भारतवर्ष में हम बहुत अच्छी तरीके से उस उत्सव को मनाते हैं। लेकिन चूंकि कोरोना काल है और एक फोर्टिफिकेशन दी गई है लोगों को कि भाई कोरोना है, तो पंडाल में तो अगर देवी जी आ जाएं, भगवान के दर्शन हो जाए तो कोरोना फैल जाएगा, जिस तरीके से ये मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन जब राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, लाखों की भीड़ हो रही है, हजारों की भीड़ हो रही है, तो वहां कोरोना के लिए कोई रोकथाम नहीं है। बहरहाल आज का ये वीडियो मैं समर्पित करूंगा देश के आने वाले राजनीति के लिए, उन दिनों के लिए जब हमारे देश के युवा एकत्रित होंगे और समर्पित होंगे अपने राष्ट्र के लिए। आप देखें, अभी बिहार में चुनाव है 243 से 243 सीट्स के लिए, और बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, बीजेपी ने कहा हम 19 लाख नौकरी देंगे। तो चलिए, जो अभी सरकार पे नहीं है उनसे अगर हम प्रश्न पूछें कि कैसे देंगे, ये तो बनता है, पर आपने चुनावी घोषणा क्यों किया, ये तो हमारा सवाल नहीं बनता है। लेकिन जो सरकार में पिछले 10 साल से हैं, उनसे हमारा एक सवाल तो बनता है कि आपके हाथ किसने रोक रखे हैं। आप 10 लाख 19 लाख छोड़िए, 2-3 लाख नौकरी अगर आपने 10 साल में दी हो तो उसका डिटेल हम लोगों को दे दें। माननीय नीतीश कुमार जी, आपने अपने आप को सुशासन बाबू का एक टैगलाइन करवा रखा है। और मैं एक बात देखता हूं, जहां भी एनडीए है, बेसिकली ये बीजेपी की जो अलायंस है जिन भी पार्टीज के साथ, तमाम बीजेपी के लोग केवल नेहरू और गांधी की बातें करते हैं आजकल। नेहरू जी और गांधी जी, नेहरू जी और गांधी जी। ऐसा लगता है इन्हें नेहरू और गांधी जी के सवाल उठाने के अलावा कुछ आता नहीं। तो मेरा इनसे एक छोटा सा प्रश्न है कि भाई, आपको भी आए हुए केंद्र की सरकार में 7 साल हो गए तकरीबन, अब 6.5 साल का दौर पूरा हो गया है। तो आप जब भी नेहरू और गांधी की बात करते हैं, भाई नेहरू और गांधी जी की अगर आप बात करेंगे या किसी और रेजिम की बात करेंगे या कांग्रेस की रेजिम की बात करेंगे, तो उनकी रेजिम में कुछ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जो हैं वो बने हैं, एम्स भी बने हैं। आप एक काम कीजिए, आप नेहरू और गांधी जी की बात छोड़ दीजिए, आप एक बार जनता के सामने आके बताइए कि 6.5 साल में बीजेपी की जो केंद्रीय शासन है उसमें आपने कितने विश्वविद्यालय बनाए, कितने कॉलेजों को समर्पित किया, नए छात्रों के लिए कितनी छात्रवृत्तियां दी। और मैं तो चूंकि उत्तर प्रदेश में बड़ा छोटा सा एक सवाल पूछूंगा कि मेरठ यूनिवर्सिटी जहां से मैं पास हूं, आज वहां पे स्कॉलरशिप में बच्चों को महीने के कितने पैसे आप देते हैं पढ़ने के लिए। अगर कोई हो, इस वीडियो को सुन रहा हो, बीजेपी के अच्छे प्रभावशाली कोई व्यक्ति हो और बीजेपी के समर्थक हो, तो ये प्रश्न पूछेंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, ये जो उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज है जहां भी बीजेपी की केंद्र शासन और राज्य शासन है, वहां विश्वविद्यालय के छात्रों में कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है, कितने नए अस्पताल पिछले 6.5 साल में आपने बनाए, कितने नए विश्वविद्यालय बना दिए। और आपने रोड और परिवहन के नाम पे, जो ट्रांसपोर्ट के नाम पे जो आम आदमी को रोज जरूरत पड़ती है, उनके लिए आपने कौन कौन सी सुविधाएं उत्पन्न कर दी। अगर उत्पन्न कर दी तो उनका एक डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 8800092747 पे, और पब्लिकली अखबारों में निकाल दीजिए। आप जीएसटी के लिए तो कर देते हैं, आप नोटबंदी के लिए कर देते हैं,
आप यूएपीए के लिए कर देते हैं, अभी अभी आपने एसएसबी के लिए कर दिया। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार एक नया रूल ला रही है, हम कुछ बोलेंगे तो आप हमें जेल में डाल देंगे। इस तरह के चर्चे आप बहुत करते हैं। लेकिन केंद्र की सरकार से मेरी एक विनती होगी कि आपने जो 6.5 साल में कार्य किए हैं, एक बार उनका उल्लेख तो करें, एक बार पब्लिक को वो दे अपने मैनिफेस्टो के साथ। केवल ये ना बताएं कि आपने राम जन्मभूमि का काम कर दिया, शिलान्यास कर दिया, कि मंदिर और मस्जिद के निर्माण से लोगों के घर नहीं चलते, चूल्हे नहीं चलते, लोगों के जेब नहीं भरते, और भक्ति भी जो है वो खाली पेट नहीं चलती। ईश्वर को याद करने के लिए भी पेट में ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। आप अगर भूखे हैं तो आप भजन नहीं गा सकते, बहुत पुरानी कहावत है। और मैं कोई जातीय सांप्रदायिक विशेष बातें नहीं करता, ना ही मैं कोई राजनीति से प्रेरित कोई बात करता हूं। पर मेरी एक छोटा सा प्रश्न है कि बिहार के चुनाव में आज जेपी नड्डा जी का मैं अभिभाषण सुन रहा था, उन्होंने बोला कि लालू जी ने इसको चारागाह बना दिया। तो जेपी नड्डा जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि 2004 में जब लालू जी रेल मंत्री बने थे तो 20,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था भारतीय सरकार को। 20,000 करोड़ वॉज द नेट प्रॉफिट when लालू प्रसाद यादव वॉज द रेल मिनिस्टर। मैं यहां आरजेडी के लिए कैंपेन नहीं कर रहा, मैं यहां तेजस्वी जी के लिए कैंपेन नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी के लिए नहीं कर रहा, ना ही मैं मोदी जी के लिए कर रहा हूं। पर मैं एक डेटा आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि 2004 और 2005 में भारतीय रेलवे जो है 20,000 करोड़ के मुनाफे में थी। और अगर मुनाफे में थी और रेल मंत्रालय जो है लालू प्रसाद यादव पे थी, तो नीतीश बाबू भी रेल मंत्री बने थे और मुख्यमंत्री भी 2 कार्यकाल का बन चुके हैं। तो सबसे ज्यादा क्राइम का ग्राफ बिहार में क्यों है? अगर नीतीश जी की सरकार है और वो बहुत सुशासन चला रहे हैं, सबसे ज्यादा रेप्स बिहार में क्यों है? सबसे ज्यादा मर्डर्स बिहार में क्यों है? क्यों बिहार की जनता फिर से एक बार नीतीश कुमार को और बीजेपी के अलायंस को मौका दे? क्या इतने सालों का मौका उन लोगों के लिए कम था? क्या इतना समय नीतीश जी के सुशासन के लिए कम था? और एक बात मैं स्ट्रैटेजिकली कंपेयर करके आपसे एक बात बोलूंगा कि 70 साल के बूढ़े में और एक 30 साल के नौजवान में क्या काम करने की शैली में कमी या बढ़त नहीं होगी? क्या हम साइंस को भी नकार देंगे? क्या हम उनके नौजवानी के आगे कसीदे पढ़ देंगे? क्यों ना हम नौजवानों को मौका दें। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, अलायंस ने, बीजेपी की सरकार ने इस बार बीजेपी में कितने युवकों को, कितने नौजवानों को टिकट दिया? क्या बीजेपी अपने टिकट का दायरा एक बार हमें बता सकती कि कितने नौजवान इस बार बिहार के चुनाव में खड़े हैं और जो कि 35 साल या 40 साल से कम की उम्र के हैं? अगर ऐसा है तो मैं मान लूंगा और आप भी मान लेंगे। क्यों भाई नौजवानों के साथ ही अत्याचार क्यों हो रहा है? वही बुजुर्ग लोग, वही जो बाप से दादा बन जाते हैं, और जब वो दादा बन के 15 साल राज करते हैं, फिर उनका बेटा, फिर उनका पोता, फिर उनके पोते का बेटा और उनके पोते के बेटे का जो नाती है वो आके प्राइम मिनिस्टर बनेगा और मिनिस्टर बनेगा। क्यों भाई? बिहार में और युवा पढ़े लिखे नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में और युवा पढ़े लिखे नहीं है क्या? अभी आपने हाँ जी, देखा आपने। देखिए, मैं रेबल की बात, पूरी बात से 100% सहमत हूं। 19 लाख का जॉब्स का आप वादा करते हैं, खुद 10 नहीं 15 साल से। वो 2 साल हटा दे जब उस समय भी सीएम ही थे, लेकिन लालू जी के साथ थे। अदरवाइज 15 साल से आप बिहार में सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो सिंपल सा सवाल है, आपके किसने हाथ रोके हुए थे भाई? हाँ, आप अब तक जॉब क्यों नहीं दे पा रहे थे? बिहार में 4.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो वैकेंसीज हैं, खाली पड़ी हैं, कोई जॉब्स नहीं दे रहा है वहां। ये सुशासन बाबू ने किया है और वही सुशासन बाबू कह रहे हैं कि 19 लाख में जॉब दे दूंगा, और अब तक जो है जॉब किसी को दे ही नहीं हुए थे। 4.5 लाख तो वैकेंसी है जो आज तक नहीं भर पाए। हाँ, तो कैसे बिहार की जनता आप पे विश्वास करे और क्यों करे? अरे आप वही सुशासन बाबू हैं जिन्होंने मोदी जी के साथ मिल करके हमारे बिहार के भाइयों को, उनके परिवारों को 600, 800, 1200 किलोमीटर पैदल चलवाया, डंडे बजवाए उन पे, और उनकी 1 रुपए की मदद नहीं करी कोरोना काल में। वो मजदूर भाई हमारे, भारत के भाई हमारे, वो भूल जाएंगे क्या? हाँ, क्या किया आपने हमारे बिहार के भाइयों के साथ? सबको पता है, भली भांति इस बार बिहार जानती है। अरे नीतीश बाबू, 28 तारीख आने दीजिए, 3 नवंबर, 7 नवंबर, और फिर फाइनली मतदान जब खत्म हो 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा ना, तो जैसे मेरे भाई रेबल ने कहा, तेजस्वी युवा है, युवा उनके साथ है। आज युवा, बूढ़ा,
मिडिल एज्ड पूरा बिहार तेजस्वी के साथ है। बिहार की पूरी जनता भारी बहुमत से भाई तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, महागठबंधन को जिताने वाली है। 10 नवंबर को रिजल्ट आपके सामने होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है आपके जीतने का, वो जो आप लोग करते आए हैं वो ईवीएम फिक्सिंग। ईवीएम फिक्सिंग आपने कर दी, उसके बारे में भी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि अब हमने सब जगह अपने सोर्स बिठा रखे। अगर जो आपने जैसे वोटिंग होती है वगैरह, और फिर आपने मीडिया वालों को छोड़ दिया और सब भारी बहुमत से आपको जिताने लगे, तो हम समझ जाएंगे जैसे आपने लोकसभा में किया था वही फिर किया। मीडिया वालों को छोड़ दो, प्रेडिक्शंस देने लगे बीजेपी के फेवर में, जबकि लहर बिल्कुल उल्टी है। और फिर एग्जैक्टली प्रेडिक्शन के अनुसार रिजल्ट आ जाए, ताकि लोगों को लगे हाँ मीडिया वाले तो कह रहे थे, जबकि असलियत में आपने ईवीएम को फिक्स कर दिया। लोकसभा में यही किया था। लोकसभा में किसी ने आपको 170 क्रॉस करने का नहीं सोचा था। हम सब लोग सड़क पे थे, मैं तो खुद इलेक्शन लड़वा था आपके खिलाफ भाई। मुझे पता था भली भांति, पूरी नब्ज मैंने पकड़ी हुई थी कि कितने आपके आने, क्या होना है। हमें तो ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही थी। लेकिन कैसे आपने 4 दिन पहले रिजल्ट के मीडिया वालों को छोड़ा, मीडिया वाले 300 पार करने लगे, और एग्जैक्टली आप 300 पार किए, 303 आपकी सीटें आई। तो वो हम लोग जानते हैं। तो बिहार में अगर आप वो गेम इस बार खेलने वाले हैं तो वो भी पता चल जाएगा आपको। इस बार तो अपने और जोर से सोर्सेस बैठाए हैं, तो हमें पता लग जाएगा। अगर आपने ईवीएम फिक्स नहीं करी तो कोई चांस नहीं है आपकी। इस बार महागठबंधन की सरकार आ रही है, आपको उखाड़ के बाहर फेंका जा रहा है। और ईवीएम जो आप फिक्स करेंगे तो कर लीजिए, तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तब तो मेरे बिहार की जनता का वोट देने का फायदा ही नहीं, पूरे भारत के वोट देने का फायदा ही नहीं है, जब आपने ऐसी चीटिंग कर लिया है, फिक्सिंग कर लिया है। आप करिए, अपनी तानाशाही करिए, चिंता ना करिए। देखिए ऊपर खुदा भी है और नीचे पब्लिक भी है। जब पब्लिक और प्रभु साथ हो जाए और आप दोनों के खिलाफ चले जाए, तो फिर जब सैलाब आएगा ना, जब पड़ेगी ना ऊपर वाले की और पब्लिक की, बहुत बुरी पड़ेगी। कभी कभी मसोलिनी की याद आती है मुझे। बहुत बड़ा डिक्टेटर था इटली का। फाइनली जानते हैं, इटालियन जनता ही ने उसको पेड़ पे चढ़ा के टांग दिया उल्टा। लटकते रहा, छटपटाते रहा। इतना बड़ा डिक्टेटर था कि लोग सोचते थे कि यही खुदा है, 100 साल तक इटली में राज करेगा। इटली की जनता ने पेड़ पे टांग दिया उसको, पेड़ पे टांग दिया जब जादी कर दी उसने। जब आप जनता की ऐसी की तैसी करेंगे ना, तो प्रभु और पब्लिक साथ मिल जाएगी। जब प्रभु और पब्लिक साथ मिल जाएगी ना, तो आप ये मसोलिनी, हिटलर लोग जो थे ना, ये लोग अलग लेवल थे। आप जो है ना, इनके पैर के धूल तो से बराबर तो हैं, अंगूठे बराबर है। मसोलिनी को जब टांगा था ना जनता ने, आप कर लीजिएगा। तानाशाही करेंगे तो पब्लिक भी फिर अपने पे आएगी, और जब आएगी ना तो सैलाब आएगा, तूफान आएगा। आप क्या, आपके जैसे सैकड़ों रोक नहीं सकेंगे। जय हिंद, जय भारत भाइयों।